अब ये मान के चलें कि अब बिल्कुल सफलता वाले रास्ते पर अपने चल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनत सकारात्मक दिशा में कर रहे हैं, पसीना भी बह रहा है, तो मतलब सही दिशा की ओर हम अग्रसर हैं, जिसका परिणाम हमें बड़ा सुखद मिलने वाला है। शेड्यूल नंबर 182 182, और इसे मैं दोहरान नंबर 7 मानता हूं। 7वां दोहरान है ये। 3 खंड दिए हुए। नए वाले विद्यार्थियों को बता दूं कि एक शेड्यूल में 3 खंड होते हैं। एक भारतीय इतिहास का पार्ट लिया जाता है, इंडियन हिस्ट्री का पार्ट, एक पार्ट राजस्थान हिस्ट्री का, और एक पार्ट होता है विश्व इतिहास का पार्ट जो है। और इन तीनों पार्ट में से एक सम्मिलित प्रश्न पत्र बनता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या हमेशा ही ये 55 की संख्या रहती है। और ये भी तय है कि भारतीय इतिहास से संबंधित जो है 30 + 5 35 प्रश्न रहते हैं। राजस्थान के हमेशा 10 रहते हैं, और विश्व इतिहास के भी हमेशा क्या रहते हैं, 10 रहते हैं। और विश्व इतिहास का कोई भी टॉपिक जो है वो हमारे लगातार 2 शेड्यूल चलता है, तो एक बार में अपने उसको कम पढ़ पाए तो अगले शेड्यूल में उसको और अच्छे से पढ़ के हम प्रश्न जो है सही कर सकते हैं। आज जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के सोर्सेज जो है। टॉपिक क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के सोर्स जो है, जो आप पढ़ के आए हैं। जैसे आपने पढ़ा है, सबसे पहले एक नाम मिलता है, वो मिलता है इतिहास जो है। और यहीं से एक प्रश्न बनता है कि वह भारतीय साहित्यिक स्रोत कौन सा है जिसमें सबसे पहले यह शब्द हमें मिलता है। कृष्णा बैठी आगे आगे, और कृष्णा फट से बता दो आप कि वह कौन सा ऐसा ग्रंथ है साहित्यिक जिसमें सबसे पहले इतिहास नाम हमें मिलता है। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अथर्ववेद जो है, जिसमें सबसे पहले हमें इतिहास नाम जो है वो मिलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने की सोर्स जो है, इसी में सबसे पहला प्रश्न आज के शेड्यूल में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना को लेके है कि स्थापना और उसके बाद में इसका पुनर्गठन। प्रश्न यहां से लिया गया है, स्थापना से नहीं लेके कहां से लिया गया है, पुनर्गठन से लिया गया है। किसकी अध्यक्षता में रहा, तो इसने एक ही लाइन में 2-3 बातें क्लियर कर दी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना नहीं पूछी, क्या पूछे हैं, पुनर्गठन। तो एक प्रश्न आप नया इसमें क्रिएट कर सकते हैं, नया खुद लिख सकते हैं। वो कौन सा है, इसकी स्थापना जो है। और स्थापना वाली जब बात आएगी तो आप क्या लिखेंगे, 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम जो इसके पहले महानिदेशक बने। इसी कारण कनिंघम को क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है। अब जब पुनर्गठन रहा वो कब रहा, प्रश्न में पूछा गया है। बाकी सारे फैक्ट बता दिए इसने कि किसके निर्देशन में हुआ, वो है जॉन मॉर्सल के। और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन था। हमें सिर्फ वर्ष बताना है, और वर्ष क्या है, 1902। अगर इस पूरे प्रश्न के इर्द गिर्द हम घूमे तो 1902 उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उससे पहले महत्वपूर्ण चीजें क्या निकल के आती है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई, 1861 में। किसके द्वारा की गई, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। पहला महानिदेशक कौन था, कनिंघम था। और कनिंघम को क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता। और पुनर्गठन किसके निर्देशन में रहा, जॉन मॉर्सल के। कब, 1902। और उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन। इतनी कहानी एक पर्सन के बाहर ऐसे घूमेंगे ना, तब तो टेस्ट सीरीज सफल है। और सीधे ABCDEFGHIZ तक जाओगे तो फिर टेस्ट सीरीज का कोई औचित्य नहीं है। प्रथम भारतीय जो है वो राखलदास बनर्जी। क्या बनाया गया था इनको महानिदेशक बनाया गया। शाबाश, ये भी अच्छी बात है। दूसरे में क्या पूछ रहे हैं, दूसरे में ये पूछ रहे हैं कि रुद्रदमन के बारे में। रुद्रदमन अंडरलाइन करने वाली जो बात है ना, वो ये रुद्रदमन को अंडरलाइन करें, जूनागढ़ अभिलेख को अंडरलाइन करें। विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है, यह किस स्थान का शासक था। रुद्रदमन के बारे में सारी बातें प्रश्न में कह दी है। पूछा हमसे ये गया है कि रुद्रदमन जो था वो कहाँ का शासक था, तो ये था उज्जैन का। क्या बातें और इसके बारे में लिखी हुई है कि यह शिलालेख गिरनार पर्वत से जो जूनागढ़ के निकट है, इस शिलालेख पर शक संवत 72 जो है उत्कीर्ण है। शक संवत कितनी उत्कीर्ण है, 72। और इसी सन में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये तारीख निकल के आएगी 150-10-51 ईस्वी सन जो है। ये कौन से राजवंश से था,
शक राजवंश से था। और अन्य जैसे हम भारतीय इतिहास के शासकों का उल्लेख करें, किन किन के इसके बारे में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य की इसके बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिलती है, अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसका उत्तर सेकंड में हम करेंगे कि रुद्रदमन कहाँ का शासक था? उज्जैन का। अगले में आएंगे, प्रश्न संख्या 3 है। क्या पूछना चाह रहे हैं? ये पूछना चाह रहे हैं कि फैक्ट दे दिए नीचे 1 और 2 जो है। फैक्ट पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि भारत में अमरावती से आहत की मुद्राओं की सबसे बड़ी ताम्र निधि मिली है। जब आप किताब पढ़ेंगे ना, जिस किताब को अपने पढ़ रहे हैं, उस किताब के पन्ना नंबर आप 36 पे जाएंगे और 37 पे जाएंगे तो एक पेज निकल के आता है भारतीय इतिहास को जानने के सोर्सेज, पुरातात्विक सोर्सेज। पुरातात्विक सोर्सेज में सिक्के नाम आते हैं और ये वो 2 पन्ने हैं 36 और 37, जहां इस पन्ने पे आप लिख लेंगे 7 डे। इंपोर्टेंट ना लिखें 7 डे या सेम डे। जब जिस दिन ये 36 और 37 पढ़ोगे ना परीक्षा से 3 दिन पहले, तो ये प्रश्न याद रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। आज ही लिख लेना पन्ना नंबर 36 और पन्ना नंबर 37, यही लिख लेना 7 डे, यानी परीक्षा से 7 दिन पहले इस पन्ने को पढ़ना पड़ेगा, तभी इसके प्रश्न सही होंगे, अन्यथा नहीं सही होंगे। प्रश्न कहां से निकल के आ रहे हैं? आहत मुद्राओं को लेके आ रहे हैं। आहत मुद्राओं के थोड़े से इतिहास में जाएंगे आप, तो क्या जानकारी हमें मिलती है कि इनका प्रचलन हम कब से मानते हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानते हैं। कब से मानते हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानते हैं। इनके नामकरण को लेकर कुछ बातें आती है कि इनका नामकरण किन किन व्यक्तियों ने क्या क्या नामकरण जो किया। अगर ऐसा आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ एक चीजें इसमें मिलेगी कि किसने इनको आहत मुद्राएं कही है। एक नाम और भी मिलता है इनका, क्या मिलता है? पंचमारक। तो जेम्स प्रिसेप के बारे में ऐसा आता है कि जिसने पंचमारक इनको कहा है वो तो है जेम्स प्रिसेप, और जिस व्यक्ति ने इसने आहत मुद्राएं कहा है उस व्यक्ति का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल जो है। विस्तृत अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है इसके बारे में, आहत या पंचमारक सिक्कों के बारे में, उस व्यक्ति का नाम है E.J. रेक्शन जो है। कहाँ से ये चीजें हमें मिली है? आहत मुद्राएं हमें कहाँ से मिली है? एक तो ये यूपी का, उत्तर प्रदेश का नाम लेता है, एक मगध का नाम लेता है, वहां से अधिक मात्रा से हमें ये मिले हैं। और क्या लिख रहा है ये इसके बारे में? ये लिख रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिक्कों का निर्माण में सबसे पहली बार यह है कि सिक्कों पर राजकीय नियंत्रण अगर स्थापित होता है वो किस कालखंड में? मौर्य। और मौर्य में जिस शासक का नाम आता है उस व्यक्ति का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य जो है। एक चीज, एक लाइन ऐसे भी है, जैसे मैं किसी एक विद्यार्थी से पूछूं तो जितेंद्र जी आप बताना कि अनिवार्य रूप से जिसका अंकन आहत मुद्रा पे सबसे ज्यादा जरूरी था वो किसका था? सूर्य का अंकन होना अति आवश्यक था। और जिस धातु की ये बनी होती थी, किस सिक्के बने थे? आहत के सिक्के चांदी के बने थे। ठीक है, चलो अगले में चलते हैं। इसी में 1 नंबर सही है, 2 नंबर में लिखा हुआ है ये आहत मुद्राओं से हटके जो है फैक्ट ले लिया कि शक शासक जीव दामन ने सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के जो है जारी किए। तो ये बात भी अपने आप में क्या है? पूर्णतः सही है, ये बात भी सही है। एक नाम आता है कि लेख वाले सिक्के, एक आता है लेख वाले सोने के सिक्के, दोनों को अलग अलग करना हो। एक आता है लेख वाले सिक्के। तब ये प्रचलन किसने करवाया? हम उत्तर क्या करेंगे इसका? ग्रीक शासक। जब ये आ जाए कि सोने के सिक्कों पर लेख वाली बात, तब इसका क्या करेंगे? हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक शासक जो है। ठीक है, अगले में 4 में कूट मिलान करना है। और ये जो प्रश्न निकल के आ रहा है वो कहां से निकल के आ रहा है? भारतीय इतिहास को जानने के सोर्सेज, उसमें अभिलेख जो है वहां से एक सूची में अभिलेखों के नाम दिए, सामने अभिलेख संबंधित शासक का नाम दिए कि गिरनार, अयोध्या, मंदसौर, हाथी गुफा। कूट मिलान करेंगे तो गिरनार का जब भी नाम आएगा तो सामने किस व्यक्ति का नाम आएगा? शक शासक रुद्रदमन का आएगा। अयोध्या अभिलेख का जब नाम आएगा तो किसका नाम आएगा? धनदेव का नाम आएगा। मंदसौर का नाम आएगा तो किसका नाम आएगा? यशोधर्मन का नाम आएगा। और हाथी गुफा अभिलेख का नाम आए तो किसका नाम आएगा? फॉरवेल का नाम आएगा। और उत्तर इसका क्या कर लेंगे अपने? एक कूट 3 2 4 1। अगले में आ जाए 1400 ईसा पूर्व से पहले बोगस को यह अभिलेख मिला है। और अक्सर ये आप जो भी यूपीएससी वाले पेपर देखेंगे, नेट के पेपर देखेंगे, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। हमें जानकारी किन शासकों की, इसमें शासकों ने आर्य के देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें से इंद्र,
वरुण मित्र नास्ते, इंद्र मित्र वरुण नास्ते, ये सीक्वेंस है। अब ये अपने आप में बोगस कोई अभिलेख है, वो क्या था? दो जातियों का संधि पत्र था। उन दो जातियों का जो नाम है, एक है हित्ती और एक है मितानी जो है। बिल्कुल सही। अगले में लिखा जा रहा है कि सर्वप्रथम आहत मुद्राओं की प्राप्ति लगभग 18वीं ईस्वी में कोयम्बटूर में किस व्यक्ति को प्राप्त हुई? जिस व्यक्ति का नाम जो है वो क्या है? कर्नल कॉल्डवेल। कर्नल कॉल्डवेल। लिखा गया ऐसे कि आहत मुद्राओं की सबसे पहली प्राप्ति जो है 1800 ईस्वी के लगभग कर्नल कॉल्डवेल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से प्राप्त रही। अगले प्रश्न में आएंगे, 7 नंबर में आए, और ये क्या कह रहा है 7 में ये पूछ रहे हैं कि मुद्रा निर्माण की ठप्पा विधि, ठप्पा ही है ना ये, पंचमारक विधि का प्रयोग का स्थान जो है सबसे पहले कहां पर? तक्षशिला में। और तक्षशिला में कौन किया करता था? हाँ, व्यापारिक संस्थाएं जो थी उनके द्वारा, श्रेणी निगम में व्यापारिक संगठनों के द्वारा जो ये कार्य किया जाता था। तक्षशिला कि मुद्रा निर्माण की ठप्पा या डस पंचमारक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जिस स्थान पर रहा उस स्थान का नाम है तक्षशिला। अगले में आएंगे, अगला 8 नंबर प्रश्न है कि सही कथनों का चुनाव करेंगे। फैक्ट 2-3 लिख रखे हैं इसमें कि एक में लिखा है बेटबार प्रकार के सिक्के जो है गांधार से मिले हैं। बसाड़ से मिट्टी की कितनी मोहरें? 274 मिली है। सवर्ण रजत सिक्कों का अनुपात गुप्त काल में 1:16 था। और चंदेश शासक जो है कि मुद्राओं पर हनुमान जी का अंकन जो है, और कूट देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 सारे के सारे कूट इसमें सही रहेंगे। जैसे कि स्वर्ण मुद्राओं का नाम है तो व्यापक स्तर पर स्वर्ण मुद्राएं जो है किस शासक किन राजवंश के काल में प्रचलित हुई? कुषाणों की? व्यापक और सर्वाधिक में फर्क क्या है? कि गुप्तों के बारे में जो लाइन लिखी हुई है कि भारत में वृहद स्तर पर सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए, परंतु सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं संख्यात्मक अगर देखें तो वो किसके है? गुप्त जो है। और तांबे का नाम आता है तो कुषाण है, और चांदी का नाम आए तब क्या है? मौर्य है। अगले प्रश्न में आ जाए, इसका उत्तर आपने 8 का जो उत्तर करना है डी। 9 में आएंगे, वो भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत, और स्रोत में साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य में वेद का नाम लिखा है। वेद का नाम लिखते अगली सूची में उस वेद से संबंधित राज पुरोहित जो है वो कौन है? पुरोहित जो है कि ब्रह्म का संबंध जो है वो किससे रहता था? अगर सूची सेकंड से देखें, चलो फर्स्ट सूची से मिलान कर लेते हैं। ऋग्वेद से संबंधित जो पुरोहित होता था उसका नाम है होत्री। यजु से जो संबंधित था अर्धव्यू। सोम से जो संबंधित था वो कौन था? उद्गात्री। और अथर्व से जो था वो कौन था? ब्रह्म। और जो पूरे यज्ञ में सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाला जो था वो कौन था? ब्रह्म था। ब्रह्मा ही जो है, ब्रह्मा सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाला। 10 में आएंगे कि ऋग्वेद के कितने सूक्त का उल्लेख है? 1028 में 11 बाल खिले सूक्त है जो किस मंडल से संबंधित है? 8वें से। अगले प्रश्न में आएंगे, सूची 1 और 2 दे रखी है, ये सारे के